चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वापस क्लास को। आई थिंक थोड़ा सा इशू था इसके अंदर, ऐप के अंदर, तो चलिए आई थिंक वो रिजॉल्व हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है अभी तक हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। अब हम जिसमें करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्स यानी कि बल। अब हम पढ़ेंगे बल के बारे में, और बल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी कि हम बात करेंगे न्यूटन के नियमों के बारे में। जब हम न्यूटन के नियमों के बारे में बात करते हैं तो तीन मुख्य यानी कि तीन इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि गति का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक और नाम क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूं, वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ। गति का जो प्रथम नियम होता है, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है मोशन का, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो जो लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर जो इनर्शिया होता है यानी कि जो जड़त्व होता है वो असल में क्या चीज़ होती है? तो वो एक प्रॉपर्टी होती है जो मास की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर है सभी को? और ये जो द्रव्यमान होता है ये निर्धारित करता है कि उसमें इनर्शिया यानी कि जड़त्व का गुण कितना है। अगर किसी वस्तु के अंदर मास ज़्यादा होता है तो उसमें इनर्शिया का गुण भी ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी कि रेस्ट में है, या फिर वो एक समान गति कर रही है, तो उस केस में क्या होता है कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन उतना ही लेट होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी वस्तु है तो उसको विराम अवस्था से मोशन में लाने में भी आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और एक चलती वस्तु को रोकने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो इनर्शिया का जो गुण होता है वो मास पे निर्भर करता है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उसमें जाता उतना ज़्यादा इनर्शिया यानी कि जड़त्व होता है, और जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही मुश्किल होगा उसके आप कह सकते हो स्टेट को चेंज करना। या तो वो रेस्ट पे होता है या वो कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है मैं आपको बता देता हूँ, ये गैलीलियो के द्वारा आया था। तो गैलीलियो जो थे उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। तो लॉ ऑफ जो इनर्शिया है वो गैलीलियो ने दिया है, वहीं पर न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इसी लॉ से इंस्पायर हुआ है। इसी लॉ को उन्होंने वापस अपनी लैंग्वेज में समझाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बात हुई थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर बात ये हुई थी कि जब भी कोई बॉडी, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको अच्छे से समझना। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो या पहली कंडीशन ये, दूसरा या बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो बॉडी मेरा रेस्ट में होगा या तो बॉडी मेरी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वो इन स्टेट्स को, इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेगी, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अगर आप बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे तो वस्तु जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बस यही कहता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। यही होता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है सभी को? तो इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं सर। तो जब अपन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ की, तो सबसे जो आप कह सकते हो कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, वो बनते हैं एग्जांपल्स पे, यानी कि इनके उदाहरण पे। तो उदाहरण को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि उदाहरण पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उदाहरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है पेड़ की टहनी से फल का गिरना। एक जो फ्रूट होता है जब आप उसको पेड़ की टहनी से गिराते हैं तो आप उसको झटके से देते हैं। देखो होता क्या है, लेट्स से ये मेरी डाली है, इस डाली पे ये मेरा फ्रूट है, अब यानी कि फल है। अब मैंने डाली को मैंने शेक किया यानी कि उसको मैंने हिलाया तो ये फ्रूट नीचे गिर गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी ये डाली रेस्ट पे थी, विराम अवस्था में थी, तो ये फ्रूट भी अभी विराम अवस्था में था। आपने एकदम से झटका दिया, झटके देने से क्या हुआ कि अभी भी इस फल को, इस फ्रूट को क्या लगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। अब ये फ्रूट वहीं का वहीं रह जाएगा, टहनी वहाँ से हिल जाएगी तो ये फ्रूट नीचे गिर जाएगा। तो जो फ्रूट नीचे गिरते हैं उसका कारण यही होता है कि वहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, या फिर हम कह सकते हैं इनर्शिया का नियम यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, जय हिंद गणेश। और वहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं इसको दो हिस्सों में और ब्रेक करूँगा। एक होता है बस के अचानक ब्रेक लगने पर। अब देखिए होता क्या है
जब हम बात करते हैं बस के केस की, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो होता क्या है कि लेट से आपकी ये बस है, ठीक है। अब ये जो बस है, जब आप दो इसमें हम केस लेते हैं, एक होता है बस के अचानक ब्रेक लगाने पर और एक होता है बस के अचानक स्टार्ट होने पर, चलने पर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, जब बस अचानक से चलती है, जो अब से यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ये अचानक ब्रेक वाला केस है, मैं आपको पहला केस बता रहा हूँ। जब बस अचानक से चलती है, तो जब बस अचानक से चलती है तो क्या होता है। तो देखो हुआ क्या है कि अभी जो बस है पहले रेस्ट पे थी, किस पे थी, रेस्ट पे। और आपने जब रेस्ट पे होती है तो ये आपके बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये भी बस के साथ है, तो ये भी रेस्ट में लगता है, इसको लगता है कि मैं अभी भी रेस्ट में हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने अचानक से बस को चलाया तो नीचे वाला हिस्सा जो है बॉडी का वो आगे की तरफ जाएगा। समझो आपके पैर जो है वो बस के साथ आगे की तरफ चले जाएंगे, बट अपर बॉडी को, जो ऊपर वाली बॉडी है, उसको अभी भी क्या लग रहा है, मैं रेस्ट में हूँ, मैं विराम अवस्था में हूँ। तो उसको वो समझने में टाइम लगता है जब तक वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बस अगर अचानक से चलती है तो हमारी बॉडी किस तरफ जाती है। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है, तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो ये केस होता है जब जब बस हमारी कहाँ जाती है, अचानक से, मतलब चालू होती है, स्टार्ट होती है, झटके से स्टार्ट होकर चलती है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो इंसान वापस अपने आप को मैनेज कर लेता है, उसको पता चल जाता है उसकी बॉडी को कि मैं मोशन में हूँ, तो वो सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस ये होता है कि एकदम से बस चल रही है और चलते चलते बस अचानक से रुक जाए। अचानक का मतलब होता है एकदम से, ब्रेक लगाना। एकदम से अगर उसने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा। अब हुआ क्या था कि बस चल रही थी तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना, बस चल रही थी, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब एकदम से उसने बस को ब्रेक लगा दिया, बस को रोक दिया। अब हुआ क्या, अभी तक बॉडी को क्या लग रहा था, मैं मोशन में हूँ, मैं गति में हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो नीचे वाला हिस्सा बस के साथ है तो वो भी चल रहा था, ठीक है। एकदम से गाड़ी रुक गई तो नीचे वाला हिस्सा रुक गया, नीचे वाले जो पैर हैं जो फ्लोर के साथ लगे हुए हैं वो वहीं पर जम गए। अब जैसे वो वहीं पर जम गए तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वहीं का वहीं नहीं होगा, ये मोशन में अभी भी होगा, तो ये आगे की तरफ झुक जाएगा। कारण बॉडी को लगेगा मैं अभी भी चल रहा हूं, पर नीचे वाली बॉडी जो है, आपके पैर जो है वो वहीं पर टिके हुए हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वो आगे की तरफ झुक जाता है या आगे की तरफ गिर जाता है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस का अचानक चलने से क्या फ़र्क पड़ता है और बस के अचानक रुकने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्या चीज़ समझ में आ गई। हाँ गणेश, थोड़ा सा इशू चल रहा था, वो रिजॉल्व हो गया ऐप का। क्लास स्टार्ट हो गई थी बट आई थिंक वो ऐप पे शो नहीं हो रही थी, तो वही मैंने रिजॉल्व करवाया है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कपड़े को जब हम सुखाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो हम उसको झटकते हैं। झटकने का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जब हम कपड़े को झटकते हैं तब हम उसमें से पानी निकालते हैं, है ना। अब झटकने का मतलब होता है अचानक से बल लगाना। कभी भी जब हम कपड़ों को झटकते हैं तो हम उसको, ऐसा तो है नहीं बहुत धीरे धीरे करते नहीं, हम उसको एकदम कहते हो ना, फोर्स से, बल से उसको झटकते हैं। तो होता क्या है, पानी की जो बूंदें होती हैं वो अभी भी उसको लगता है कि मैं रेस्ट पे हूँ, पर एकदम से जब आप कपड़ा को वहाँ से हटा लेते हो तो वो पानी की बूंदें वहाँ पर वहीं पर टिकी रहती है और नीचे गिर जाती है, तो उसको हम रेस्ट से बोलते हैं। इसके अलावा एक ये भी बहुत सुना है कॉमन, जब हम कारपेट होता है जिसमें मिट्टी जम जाती है, मिट्टी को हमें निकालना है तो हम कूटते हैं ना, हम उसको लकड़ी से मारते हैं ताकि मिट्टी उसमें से निकले। तो उसका भी कारण यही है कि उसको भी अंदर जड़त्व का नियम हम लगाते हैं। मिट्टी जो होती है उसको लगता है वो अभी भी विराम अवस्था में है, बट जब हम कारपेट को मारते हैं तो मिट्टी वहीं पर वापस गिर जाती है, कारपेट वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के, बट ये जो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा देता हूं क्योंकि इस पे अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो इस पे बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो नियम होता है न्यूटन का, देखिए अभी तक एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहले नियम में हम किसके बारे में बात करते हैं। पहले नियम में हम जड़त्व के बारे में बात करते हैं, इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, और सेकंड लॉ के अंदर हम किसका मान देते हैं, किसकी वैल्यू देते हैं, तो वो होता है फोर्स। तो जब हम बल की वैल्यू देते हैं, फोर्स का मान देते हैं, तो वो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या देता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बल की परिभाषा देता है, बल का मान देता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि लेट्स से मैं बोलता हूँ आपके सामने एक कार है, ठीक है।
एक कार है जो चल रही है और थोड़ी टाइम बाद ये कार यहाँ आ गई, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये कार यहाँ आ गई। अभी इसका वेग कुछ v था, अब इसका वेग v डैश हो गया, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। इसका मास तो सेम ही रहेगा, mm इसका मास है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब किसी की स्पीड चेंज होती है, वेग में परिवर्तन होता है, तो संवेग आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर लेट से इसका संवेग p1 है, इसका संवेग p2 है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब भी संवेग में परिवर्तन आता है लेट से t समय में, अब ये समय यहाँ पर लेट से t लगा, जब इसका वेग चेंज हुआ, तो जैसे ही वेग चेंज होगा वेलोसिटी में बदलाव आएगा, तो आपका संवेग में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल। तो ये न्यूटन क्या बोलता है कि जो ये फोर्स होता है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ p लिखा है, बट असल में ये परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज होता है, कितना संवेग में परिवर्तन आया है। अब जब ये समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को आप हटा दो तो ये हो गया डेल p बाई टी। तो ये आपका मेन फॉर्मूला होता है बल का। तो बल का फॉर्मूला होता है कि कितना संवेग में परिवर्तन हुआ अपॉन समय, यानी कि कितने समय पे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोल दूं कि 10 सेकंड में उसका संवेग इतना कम हुआ, 5 सेकंड में संवेग उसका इतना कम हुआ, तो जितना भी कम हुआ अपॉन समय जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बल मिलेगा। इस पे बल कितना लग रहा है, क्लियर है। और देखने वाली बात है, जब भी वेग में परिवर्तन आता है इसका मतलब वहां पर बल है, वहां पर क्या है, वहां पर फोर्स है, ठीक है, क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम लेते हैं और अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लग रही है 2 दिन से, कल भी नहीं लगी क्लास, आज भी नहीं लगी। मैं एक बार बात करूंगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना केमिस्ट्री की क्लास का, आई थिंक ऐप पे चल रही होंगी, तो भी मैं एक बार बात कर लूँगा, ठीक है, और आपको बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, अब इस फॉर्मूले को मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, F बराबर डेल p बाई टी। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे और बदल सकते हैं, F बराबर इसका मतलब होता है फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग अपॉन समय, ठीक है, यानी कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अब F बराबर PF का मान रखेंगे तो ये आ गया m, ये फाइनल वेग है, इसको लेट से v बोल देते हैं, माइनस m इंटू इनिशियल प्रारंभिक वेग को u बोल देते हैं, नीचे टाइम लगा देते हैं t। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो m को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो v माइनस यू बटा टी। अब ये क्या होता है, यही तो हमारा त्वरण होता है, ये हमारा क्या होता है, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की परिभाषा यही होती है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन समय। अब अगर मैं इसको फाइनल करूं तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता है, ma। तो यहाँ से हमें फोर्स का वैल्यू मिलता है, फोर्स की हमें फॉर्मूला मिलता है, फोर्स की हमें डेफिनेशन मिलती है। तो हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ त्वरण है वहाँ वहाँ फोर्स है, या फिर जहाँ जहाँ पर फोर्स है वहाँ वहाँ पे त्वरण है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण वहाँ होता है जहाँ पर आपने फोर्स लगाया है, और जहाँ पर अगर उल्टा बोल दे तो भी चलेगा कि जहाँ जहाँ पर आपका फोर्स है वहाँ वहाँ त्वरण भी होगा। तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। आई होप सबको समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या हैं, एक तो यहाँ से आपको फोर्स का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, एक ये पूछ लेते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है ये हमें क्या देता है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्लियर है। ठीक है, मैं एक बार पता ज़रूर कर लूँगा, ठीक है राम, मुझे आइडिया नहीं है एक बार कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो भी मैं एक बार पता ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। अब बात करते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ की हम कहाँ पर देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब न्यूटन के लॉस की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब हम एक गेंद को कैच करते हैं तो वहाँ पर ये वाला नियम कैसे लग रहा है, तो देखो इसको समझो। अभी मैंने बोला फोर्स क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय, तो मैं बोल सकता हूँ संवेग में परिवर्तन किसके बराबर है, F इंटू टी। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ बल और समय का क्या रिलेशन है, तो अगर आप बल और समय का रिलेशन यहाँ से देखेंगे, संबंध देखेंगे, तो वो व्युक्त कर्मानुपाती है। कैसा है, व्युक्त कर्मानुपाती, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि इन केस अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो बल कम होगा, अगर आप टाइम को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा।
अब इसका यहाँ पर कैसे उदाहरण सेट होता है, देखो जब भी हम गेंद को कैच करते हैं तो देखो अगर आपने नॉर्मली क्रिकेट खेला है तो चलिए आप तो कैसे भी कैच कर लेते हैं, चल जाता है। बट जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करता हूँ या एक स्टैंडर्ड कैच करने का तरीके की बात करता हूँ तो वो ये होता है कि जब भी बॉल को कैच करना होता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर लेके आते हैं। देखिए जब तक हमारी बॉल रबड़ की है, प्लास्टिक की है, ठीक है चलता है, तो तब हमें लगता नहीं है। पर आपको पता है इंटरनेशनल जो मैच होते हैं वो लेदर बॉल से होते हैं, और लेदर बॉल जब इतनी स्पीड से आती है तो उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपके हाथ को लाल भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब भी आप हाथ को पीछे करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो आप उसको टाइम दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। बॉल आपकी तरफ आ रही है बट आप क्या कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। तो जितना आप उसको टाइम देंगे उतना उसका जो फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि ये संबंध से हम यही तो समझ रहे हैं कि जितना आप उस बॉल को पीछे होके कैच करेंगे उतना आप उसको समय दे रहे हैं, और जितना आप उसको समय देंगे उतना ही उसका बल या फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी कैच करते हैं हाथों को पीछे लेके कैच करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है गाड़ियों में स्प्रिंग लगाना। बहुत सिंपल है, जो गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिससे हम खड्डे से बचते हैं, है ना, खड्डे आते हैं बड़े बड़े, पर गाड़ी के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं वो हमें बचा लेते हैं झटके से। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसका भी कारण यही है, स्प्रिंग जो होती है। देखो ये समझ लो मेरी गाड़ी है और ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये चक्का है, लेट से ये मेरा व्हील है। तो होता क्या है कि जैसे ही खड्डा आता है, लेट से यहाँ पर खड्डा आ गया, अब ये व्हील इस पे चढ़ा तो ये स्प्रिंग जो है ये मेरी दब गई, क्या हो गई, दब गई। अब ये जो स्प्रिंग दबी है, देखो एकदम से झटका आया तो ये चक्का ऊपर गया, चक्का ऊपर गया तो उसने स्प्रिंग को दबाया। अब जब स्प्रिंग दबेगी और वापस खुलेगी तो आपका समय जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी कि आपके तरफ वो झटके पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। पहले स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबने के बाद वापस स्प्रिंग खुलेगी, फिर वो झटका आपकी तरफ पहुंचेगा। पर इतने समय में आपका काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाता है, काफ़ी समय लग जाता है, और हमें पता है अगर जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा बल उतना ही घटेगा। तो आप तक वो जो झटका है, वो जो खड्डे की वजह से फ़र्क पड़ा है वो आप तक बहुत बहुत ही कम पहुंचता है। अदरवाइज़ जो खड्डे का जो इम्पैक्ट था उसको उसने काफ़ी कम कर दिया। इसीलिए हम गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा हर गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं, जिसके बिना गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका कारण एक तो ये है कि वो आपकी गाड़ी को भी बचाता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने शॉक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब भी झटका आपको लगता है ना, जैसे ही आपको झटका लगता है तो आपकी जो बॉडी है उसकी गाड़ी की, उसको भी तो वो शॉक से बचाता है। ठीक है, जो झटका होता है एकदम से जो आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। और रही बात अगले एग्जाम्पल की, अगला एग्जाम्पल है लंबी छलांग लगाते समय, तो इसका भी वही एग्जाम्पल है। अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो आपको पैरों को या फिर आपको समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लंबी छलांग कैसे लगाते हैं, एकदम से हम जंप लगाते हैं, है ना। तो अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो उसके लिए आपको फटाफट जंप लगनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा फोर्स आप लगा सकें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा गति का तीसरा नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफ़ी सिंपल है, बहुत सरल है। पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट लॉ में अभी तक हमने बल के बारे में नहीं पढ़ा था, दूसरे वाले के अंदर हमने बल की परिभाषा देख ली। तीसरा वाला जो लॉ है वो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पे बल लगता है तो क्या होता है। अब देखो बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। लेट्स से ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है। अब इस दीवार पे एक बच्चे ने क्या किया, धक्का लगाया। क्या लगाया, धक्का लगाया। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर ये बच्चा दीवार पे धक्का लगाएगा तो ये दीवार वापस इस बच्चे पे धक्का लगाएगी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब है बल लगाते हैं, तो वो वस्तु वापस आप पे प्रतिक्रिया दिखाएगी। क्या दिखाएगी, प्रतिक्रिया। तो अगर आप देखेंगे कि आपने बल लगाया इसकी इस दिशा में, बट ये दीवार आपकी हम उतना ही बल लगाएगी। पहली चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप जितना दीवार पे धक्का लगाएंगे, समझो आपने 10 न्यूटन लगाया तो दीवार वापस आप पे 10 न्यूटन लगाएगी। ठीक है, बट फर्क यहाँ पर यह होगा कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रभाव। तो जब हम क्रिया प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसके अंदर, तो जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना दीवार आप पे वापस फोर्स लगाएगी। पर यहाँ पर बल का परिमाण, बल का जो मान है वो सेम रहेगा, पर दिशा कैसी होगी, विपरीत। तो यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ
कि ये बॉडी जो है एक द्रव्यमान है जो सतह पे पड़ा है। हमें पता है कि सतह पर एक नीचे की तरफ भार लगता है जो धरती लगाती है। तो धरती इसको खींच रही है ब्लॉक को, तो ब्लॉक भी धरती को खींचेगा। तो जितने से ये धरती इसको खींच रही है उतने से ये ब्लॉक इसको खींचेगा। पर ध्यान रखना दोनों की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। अब यहाँ से एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि जो ये बल लगते हैं दोनों, कौन कौन से बल लगते हैं, एक जो क्रिया प्रतिक्रिया के जो बल लगते हैं ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझो इस बॉक्स को, अगर इस बॉक्स को आप धक्का देते हो आगे की तरफ, तो ये बॉक्स आपको भी धक्का देगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर देखो दो बल लग रहे हैं, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। F1 कौन सा बल है, F1 वो बल है जो ये लड़का बॉक्स पे लगा रहा है। तो ये F1 किस पे लग रहा है, बॉक्स पे। किस पे लग रहा है, बॉक्स पे। वहीं पर F2 कौन लगा रहा है, F2 ये ब्लॉक, ये बक्सा लगा रहा है इस लड़के पे। तो F2 किस पे लग रहा है, F2 लग रहा है बच्चे पे या लड़के पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। जैसे कि एक ही वस्तु पे दोनों नहीं लगेंगे। अगर एक वस्तु क्रिया कर रही है तो अगली वस्तु उस पे प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा सदैव सदैव यानी कि हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे लगाई जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो ये था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल। हाँ बिल्कुल वही। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, FAB का मतलब है कि आप A पे बल लगा रहा है, A बल लगा रहा है B पे, तो वापस B किस पे लगाएगा, A पे। और माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, कि अगर एक बल इस दिशा में है तो ये बल इस दिशा में होगा। तो माइनस साइन दर्शाता है डायरेक्शन। और अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। पर अब इसके भी हमें कुछ उदाहरण देखने हैं। जैसे कि हम सभी के उदाहरण देख रहे हैं तो इसके उदाहरण भी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसके अंदर, वो ये बनता है कि ये जो नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है, ये किस संरक्षण के नियम का पालना करता है या कौन सा कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो ध्यान रखना, ये जो होता है ये मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ, हिंदी में लिख लेता हूँ, बाद पहले इंग्लिश में फिर आपको हिंदी में बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि आपका न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, संवेग संरक्षण। तो आप इसको लिख लेना। तो ये होता है संवेग संरक्षण। क्या होता है, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण के नियम का ये पालना करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। न्यूटन का सिर्फ और सिर्फ तीसरे नियम की बात कर रहा हूँ। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है या इस पे ये निर्धारित होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर न्यूटन के थर्ड लॉ में से इसके उदाहरण कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण है तैरना। देखो बहुत सिंपल चीज़ है। जब भी हम तैरने की बात करते हैं तो होता क्या है, समझ लो ये जल है, पानी है। तो जब भी हम तैरते हैं, आपने देखा होगा हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं जिससे कि हम आगे की ओर जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम पानी को धक्का देते हैं तो पानी हमें धक्का देता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर तैरते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है नाव में कूदते समय नाव का पीछे हटना। कई बार आपने देखा होगा, समझ लो ये पानी रुका हुआ है, यहाँ पर ये हमारी बोट है यानी कि नाव है, और इस नाव में एक बच्चा खड़ा है और बच्चा एकदम से कूदता है। तो बच्चा जब कूदेगा तो ये नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा। ध्यान रखना, जब इसको कूदना है आगे की तरफ तो वो पीछे की तरफ नाव को धकेलेगा और आगे कूदेगा। तो जैसे ही वो आगे कूदेगा तो नाव पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि जब वो कूद रहा है तो वो बल कहाँ लगा रहा है, नाव पे पीछे, तो नाव उस पर बल लगा रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो इस केस में नाव जो होती है वो पानी के अंदर है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाएगी। ठीक है, और अगला बहुत महत्वपूर्ण है, बंदूक में गोली चलाते समय बंदूक का पीछे हटना। जब हम फायरिंग करते हैं, या हमने देखा है जब हम फायर करते हैं, है ना, तो फायर करने से क्या होता है, फ़र्क ये आता है कि जब हम गोली को जब शूट करते हैं, जब गोली हमारी बंदूक से निकलती है तो हमें पता है एक चीज़, क्या
कि समझ लो ये मेरी बंदूक है, ये मेरी गोली है, तो ये गोली जाती है आगे की तरफ, बट ये बंदूक जो जाती है झटके से जाती है पीछे की तरफ। ये आपने देखा भी होगा, वीडियोस भी काफ़ी आती हैं कि काफ़ी आपको टाइट पकड़ना पड़ता है जब आप फायरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये होता है कि जब आप जितना पावरफुल ये गन होगी उतना ही तेज आपका रिकॉइल आएगा, आपका कंधा काफ़ी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये आप सब जानते भी होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता भी होगा। रिकॉइल इसको बोलते हैं, रिकॉइल इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब होता है गन का पीछे जाना। अब हुआ क्या, बुलेट जो है जब वो आगे जाती है तो वो गन पे लगाती है फोर्स पीछे की तरफ, तो जब वो गन पे पीछे फोर्स लगाएगी तभी बुलेट आगे जाएगी, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन में ये भी आता है। एक चौथा भी आप इसमें जोड़ लेना जो कि है रॉकेट। रॉकेट जो उड़ते हैं, है ना, रॉकेट जो ऊपर की तरफ जाते हैं, उसका भी कारण अगर आपको कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, रॉकेट जो होते हैं हमेशा सतह पर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गैसेस से, है ना, उनके अंदर से जो गैस निकलती है, फायर होती है, तो सारी की सारी किस पे बल डालती है, ज़मीन पे। तो ज़मीन उस पर वापस बल डालता है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। तो ये कुछ उदाहरण थे इंपॉर्टेंट न्यूटन के थर्ड लॉ पे। तो आज की क्लास में हमने देखा न्यूटन के नियम तीनों जो मैंने आपको बताए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों नियम हैं। हर नियम का क्या मतलब होता है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका डाउट था कि हिम्मत सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, वो बात मैं ज़रूर करूँगा हिम्मत सर से भी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना रखें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपन आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेपीय गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके भी कुछ एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बाद हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक सभी अपना ख्याल रखना। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।